तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ू जहाँ पर पहुँच चुका था, मतलब वो जो भूतर्रा जिसे हम बोलते हैं अंडरग्राउंड वाला क्षेत्र, वहाँ पर कैप्टन भी पहुँच जाता है और उसे देख कर के ज़ू थोड़ा हैरान होता है क्योंकि कैप्टन की जो बॉडी थी ना, उस पर थोड़े काले-हरे मतलब ऑरा दिख रहे थे और कैप्टन बोलता है कि ये मैं हूँ। अब आगे ज़ू बोलता है, "कैप्टन आपको ज़हर कैसे लग गया?" कैप्टन कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई जहर दे सकता है मेरे जैसे स्किलफुल बंदे को? जू कहता है, नहीं लग तो रहा है कि जहर आपकी बॉडी पर है। कैप्टन कहता है, देखो डिप्यूटी कैप्टन तुम बात समझो, अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं तो तुम ऐसे इल्जाम मेरे ऊपर नहीं लगा सकते। और फिर ये बोलता है, तुम्हें पता नहीं है, कुछ समय पहले मैंने एक समुद्री फल देखा, मैंने उसे खा लिया, तब से मेरी ये हालत है। कैप्टन फिर थोड़ा सा ना अजीब फील करता, बॉडी में नमनेस, तो फिर से कुछ पिल्स खाता है। और देखो बात ऐसी थी कि जब पानी में गिरा था ना तो ये छिप गया था। इसने सोचा कि ज़ू पहले रास्तों को देखे, फिर ये उसे फॉलो करेगा। और आपको पता है ज़ू जिस रास्ते से गुज़रता है, उधर ज़हर ज़रूर डालता है। अभी ज़ू फिर से ज़हर के बारे में बात करने ही वाला था, तभी कैप्टन बोलता है ज़ैंग सेन की तरफ देख कर कि अरे वो तो ज़ैंग सेन दिख रहा है। और ज़ू का वेट भी नहीं करता है, ज़ैंग सेन की तरफ ये बढ़ जाता है और एक किक मारता है। अब ज़ैंग सेन दोनों को देखता है और वो भी यही सवाल पूछता है, कैप्टन आप कोई ज़हर और किसी ने दे दिया क्या? कैप्टन गला साफ करता है और बोलता है, फालतू बकवास बंद करो। और तुम्हें क्या लगता है यहाँ से लेट करके लाश की तरह तुम्हें अच्छी चीजें मिल जाएंगी? मेरे साथ चलो, असली चीजें कहाँ मिलेंगी मैं दिखाता हूँ। कैप्टन आसपास देखता है और एक फिक्स दिशा की तरफ बढ़ जाता है। इस दौरान जैंग भी अपना जो को हाय बोलता है और फॉलो करने लगता है। और फिर ये बोलता है, देखो डेप्यूटी कैप्टन सो, उधर मैं जिधर जा रहा हूँ वो पिल्स हैं फाउंडेशन लेवल के, तो आ जाओ। और जू फिर फील करता है ना कि इसका स्पिरिट लैम्प भी उधर का ही दिशा बता रहा था, मतलब जो फ्लक्चुएशंस आ रहे थे। तो फिर ये मना भी नहीं करता और फॉलो करने लगता है। देखो आज मैं वो एक मतलब एनीमे है ना अपना मांगा, सॉरी डोंग हुआ, स्वॉर्ड ऑफ इनकमिंग और समथिंग, वो देखने लगा, नहीं तो मैं सुबह ही वीडियो डाल देता था। और अभी मैंने 16 एपिसोड्स देख लिए। ठीक ही स्टोरी है, बस थोड़ा सा सैडिस्टिक स्टोरी है, उदासीपन वाली। और देखो कैप्टन था जल्दीबाजी में, आगे बढ़ता था, कहीं भी मारफोक्स मिलते थे ना तो अपनी बर्फ वाली औरों से उन्हें फ्रीज कर देता था। जैंग सन के बैटल करने के अलग तरीके थे, देखो उसके पास अलग अलग सामान होते थे तो उन्हें फेंक देता था, फट जाते थे, बॉम्ब जैसे हो गए, बहुत सी चीजें, तो वो ऐसे मारता था। अब क्योंकि 3 लोग साथ में थे तो बहुत जल्दी आगे भी बढ़ते हैं। और जैंग ने क्या किया था ना, एक रस्सी अपने और कैप्टन में बांध दिया था, वैसी रस्सी नहीं थी, एकदम पतली सिल्क जैसी, जिसको कि आप देख भी नहीं सकते। और जू खतरनाक अटैक कर रहा था। अब अपने जो वाटर बैरियर्स, वाटर की बूंदें बनाता था ना, उसमें जहर मिक्स कर चुका था, तो इजीली मरफॉक्स को देखता था और पानी की बूंद उधर फ्लिक कर देता था। वो बंदा वैसे ही जहर से मर जाता था। और जब ये चीज़ देखता है जैंग ना, तो वो पहले ही कुछ एंटीडोट पिल्स खाने लगता है और जू से थोड़ी दूरी बना के रखता है। कैप्टन भी इस दौरान अभी भी एंटीडोट पिल्स खा ही रहा था। दर 1 घंटे बीत जाते और एक लोकेशन पे पहुंच चुके थे जहां पर कई सारे बिल्डिंग्स दिख रही थी। जू को लगता थोड़ा मंदिर जैसा क्षेत्र ये दिख रहा है। अब लैम्प तो निकाल के ये कंफर्म नहीं कर सकता था कि एग्जैक्ट फ्लक्चुएशंस कहाँ से है। कैप्टन फिलहाल बोलता है, काफ़ी एक्साइटेड था कि हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। देखो कैप्टन का स्ट्रेंथ अच्छा खासा था, जैंग जैन के पास बहुत सारे गैजेट्स थे, जू के पास अपने तरीके थे, तो रास्ता आराम से ही साफ करते थे, थोड़े जो मरफॉक्स मिलते भी हैं और मंदिर क्षेत्र में घुस जाते हैं। कुछ कल्टीवेटर्स मिलते हैं मरफॉक्स, मतलब जो कि फाउंडेशन लेवल के थे लेकिन पावर लेवल सप्रेस होके ग्रेड की में था, तो उन्हें आराम से कैप्टन वगैरह निपटा देते। और जो अचंभित था कैप्टन के बैटल प्रोवेस को देख करके। कैप्टन भाई है तो बहुत खतरनाक बंदा, और कैप्टन को रास्ता पूरा पता था यार, उसने एक भी गलत रास्ता नहीं पिक किया था। अब जू यही सोचता है, कहीं जिस चीज़ के पीछे मैं हूँ उसी चीज़ के पीछे कैप्टन भी तो नहीं है। अब अंदर जब ये जाते हैं ना तो एक स्पेसिफिक मंदिर का जो बिल्डिंग था उस तरफ बढ़ते हैं, जो कि नीले रंग का था। कैप्टन जैंग से कहता है कि इधर कुछ अपने ट्रैप्स लगा दो, मैं तुम्हें इसके पैसे बाद में दे दूंगा। और जू से कहता है, थोड़े पॉइजन वॉइजन बिखेर दो, उसका भी टेंशन मत लो, सेक्ट में वापस जाने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे जहर के भी पैसे दे दूंगा। तो कैप्टन जो जैंग था, देखो जैसे उसने लगा दी, माइनिंग बम होती है बहुत सी, मतलब उसके अपने गैजेट्स हैं, तो वो बिछा देता है कि कोई किसी के भी पैर पड़ेंगे या एक बम है फट जाएगा, बहुत सी चीज़ें। जो के हिसाब से इसे थोड़ा और अंदर जाना पड़ेगा, जैसा स्पिरिट लैम्प का फ्लक्चुएशन था, तो एक चैन की सांस लेता है कि चलो कैप्टन उस तरफ नहीं जाना चाहता है, यानी कि कैप्टन अब इन दोनों से संतुष्ट था। और अंदर में जब ये प्रवेश करते हैं एक दरवाजा खोल के, तो बड़ा सा भाई स्पेस था जहाँ पर जो गॉडेस जॉइन या जो भी थी उनका स्टैचू था। बट जैंग थोड़ा सा ना चिंतित होने लगता है, कैप्टन क्या कहाँ लेके आ गए, इधर तो कुछ नहीं है। कैप्टन बोलता है, तुम दोनों शांत हो जाओ, अच्छी चीजें मिलेंगी, थोड़ा धैर्य रखो। फिलहाल एक आंख जैसा कुछ निकालता है, उस पर कुछ मंत्र मारता है और वो आंख खुल जाती है। जैंग पहचान जाता है इस आंख को कि ये तो गेंडे की आंख है, स्पिरिचुअल गेंडे की आंख, जो कि काफी कीमती होती है। आपको कहाँ से मिल गया? सामने जो ये मूर्ति थी ना, जू को पता था कि नॉर्मल नहीं है, क्योंकि देखो जब वो अपने प्रतिबंधित क्षेत्र के एक मंदिर में गया था जहाँ से उसने वो साइबर वाली टेक्निक सीखी थी, वहां पर भी वो जो मूर्ति थी, स्टैचू थी, वो भी नॉर्मल दिखता था। तो जू जानता था ज्यादा दूर देर तक यहाँ पर रुकना सही भी नहीं है।
आसपास के क्षेत्र को ये ऑब्जर्व कर रहा था और एक एक्सप्लोजन इसके कानों तक की आवाज़ आती है। और ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? जहाँ से ज़ू कैप्टन और ज़ैंग निकले थे ना, वहाँ से। वहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी थी। जो भी ये गॉड प्रेस्ट वगैरह थे, ये इस समय खतरनाक गुस्से में थे। तो जितने भी ये गॉड प्रेस्ट वगैरह थे ना, इस समय अलग आवाज़ें निकाल रहे थे हर एक बैटलफील्ड से। मानो ये मिल करके ना किसी चीज़ को बुला रहे हो, पुकार रहे हो। और वो आवाज़ इतना दूर तक फैल रही थी भाई कि फाइनली एक 30,000 मीटर का स्टैचू जैसा कुछ तो समुद्र की गहराइयों से बाहर निकलने लगता है। अगर आसमान की ऊँचाइयों से कोई समुद्र में झाँक कर देखे ना, तो वो देख सकता था कि एक वुमन है जिसने मछली का कुछ तो हार जैसा पहना है। वो बाहर निकल रही थी और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी, स्किन सड़ा जैसा लग रहा था, लेकिन आँखों में एक अलग चमक थी। जब वो साँस लेती थी तो उसके साँसों में ना बस करप्शन की ऑरा थी और एक गॉडलीनेस की भी ऑरा थी। और जो शरीर में वो टेंटेकल्स थे रेशे के समान, सब में मानो आँख जैसे कुछ तो बना हुआ था, जो कि आधे-आधे खुले थे। अब इसकी वजह से ना जो पूरे ज़ॉइन आइलैंड पर ये फ़ॉर्मेशन था, वो कमज़ोर पड़ने लगता। ये कोई और नहीं, वो जॉइन गॉडेस का मूर्ति था, मतलब जो ये प्रकट हुई थी लेडी, ये वही थी सीधा-सीधा। और सबको पता था वो गॉड नहीं थी, लेकिन गॉड के लेवल के आस-पास पहुँच चुकी थी, इसलिए अब मरफ़ॉक्स जो थे उनको गॉड कह के बुलाते थे, गॉडेस जॉइन या जो भी। और इस समय जो मरफ़ॉक का पैट्रियार्च था ना, यानी लीडर, वो सेवेंथ से कहता है कि ज़ेंकाई जॉइन आ चुकी है बैटल में और वो आ रही तो तुम समझ सकते हो क्या हो सकता है। तो ज़रूरत नहीं है कि मेरा सेक्टर और तुम्हारा सेक्टर फाइट करे, हम अलाइ बन के अभी भी रह सकते हैं। हम तुम्हारी मदद भी कर देंगे सी ज़ॉम्बीज़ को मारने में। सेवेंथ कहते हैं लेकिन तुम लोग थोड़ा लेट कर चुके हो इस समझौता को करने में। ये फिर से कुछ तो आदेश देते हैं और जैसे आदेश देते हैं ना, जो 13 गोल्ड कोर लेवल के एल्डर्स थे, फाउंडेशन लेवल के जो सैकड़ों कल्टीवेटर्स थे, फिर उनके ड्रैको लिजार्ड, बहुत सी चीज़ें थी, ड्रेडनॉट वगैरह सब तैयार थे और एक 300 मीटर का बैनर प्रकट होता है। अब बैनर आपको पता है जब हम बैटल फॉर्मेशन यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग मिलके, तो उस समय उसका इस्तेमाल किया जाता है। और मरफ़ॉक के जो पैट्रियार्च थे ना, इसको पहचान लेते हैं बैनर को। उसमें खून के धब्बे थे, निशान थे और उसमें गॉडलीनेस की ऑरा थी। और ये बोलते ये तो वॉर बैनर है ना, ह्यूमन काइंड वाला। पूरा नहीं था, फिर भी एक हिस्सा भी काफ़ी था। अब बैनर में से ना एक बड़ा-सा ना फिंगर की ऑरा निकलती, जो कि समुद्र क्षेत्र की तरफ पड़ती। अब इस फिंगर से बैटल करने के लिए जॉइन जो थी वो तैयार थी। बहुत सारे इनके बॉडी से रेशे आगे बढ़ते हैं इस उँगली के जो फिंगर अटैक था उसे रोकने के लिए, लेकिन वो काफ़ी नहीं थे। पीछे से इनके ना जीभ के जैसा कुछ तो था, वो भी नहीं रोक पाता और इनका जो शरीर के नीचे का हिस्सा था वो एक्सप्लोड कर जाता। ऊपर का आधा हिस्सा बचता है, लेकिन वो चीखें मार रही और समुद्र की गहराइयों में वापस जाने लगा। देखो आइलैंड में जो भी लोग थे वो इस बैटल को नहीं देख सकते थे, जैसे कि अपना लौंडा हो गया, ज़ू वगैरह। वही लोग देख सकते थे जिनके पास स्पेशल आइटम हो, जैसे किसी के पास राइनो आई हो, गेंडे वाली आँख। अब क्योंकि ज़ू मतलब कैप्टन इस्तेमाल कर रहा था उस आँख को, तो देख पाता है इनके थ्रू। वो देख पाता है ड्रेडनॉट, बैनर, बड़ा-सा फिंगर अटैक, पूरे 50,000 किलोमीटर क्षेत्र का जो पानी था ना वाष्पित हो जाता है। जॉइन गॉड की आधी बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है, वो सब ये देख पाता है। चाहे ज़ैंग हो या कैप्टन, सभी अचंभित थे। अब जो जॉइन की बॉडी थोड़ी बहुत एक्सप्लोड करती आधा हिस्सा, समुद्र के अंदर में बहुत सारे जीव रहते हैं ना, उनके लिए तो वो काम की चीज़ है, तो वो उस तरफ पड़ जाते हैं लालच के मारे। लेकिन कैप्टन की आँखों में ना एक अलग मैडनेस था उस ऑरा को फ़ील करके। देखो इवन जो 7 ब्लड के टॉप लेवल के लोग थे ना, गोल्ड कोर वगैरह, वो भी उस ऑरा को टच नहीं करना चाहते थे, जो जॉइन की बॉडी की ऑरा थी। लेकिन कैप्टन की आँखों में अलग मैडनेस था और कैप्टन कहता है देखो मुझे पता है तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। मैंने अच्छे स्टफ़ के बारे में बात की थी और ये यहाँ पर है। ज़ैंग मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें इनका जो फ्लाइंग फिश आर्मर है उसका ब्लूप्रिंट चाहिए, राइट? कैप्टन इस दौरान एक रेड कलर का जेड स्लिप निकाला, इसमें से अलग लेवल का फ्लक्चुएशन निकल रहा। ज़ैंग देखता तो अचंभित हो जाता कि ये यहाँ पर, और कैप्टन स्माइल करके इसे दे देता। अब कैप्टन इसके बाद ज़ू की तरफ देखता है कि अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें फाउंडेशन लेवल का पिल चाहिए, राइट? और वो 3 पिल हाई क्वालिटी के, बहुत महंगे हैं भाई, फर्स्ट क्लास पिल ज़ू को पकड़ाता है कि तुम्हें यही चाहिए था ना। ज़ू बॉक्स खोल के देखता भाई 3 ब्लू कलर के पिल थे और खतरनाक लेवल का उसके अंदर से खुशबू निकल रहे थे। अब ज़ू को मालूम था कैप्टन ये सब फ्री में तो नहीं देगा और कैप्टन कहता है देखो मैंने तुम दोनों की मदद की है, मेरा अच्छा खासा एफर्ट लगा, तो तुम लोगों को मेरी मदद करनी पड़ेगी। बस यहाँ पर खड़े रहो, एक अगरबत्ती के बराबर का समय तुम्हें निकालना है, मैं वापस आ जाऊँ। आने के बाद तुम लोगों के साथ भी लूट शेयर करूँगा और अगर मैं नहीं आ पाया तो भूल जाना मुझे, यहाँ से निकल जाना। और वो सीधा बताता है कि देखो ये जो जॉइन की चमड़ी वगैरह है ना जो एक्सप्लोड किया, मुझे वो चाहिए। मरफ़ॉक के लिए वो गॉड है, क्योंकि वो देखो उस वो चीज़ें हम बेच सकते हैं, अमीर भी हो सकते हैं, समझ गए ना? ज़ू देख पा रहा था वो जो फ्लैश वगैरह थी और भाई उसमें खतरनाक लेवल की औरत थी, लेकिन कैप्टन की भी आंखों में एक पागलपन ये देख रहा था कि ये आदमी सही में बावली है पूरी। मतलब ये आदमी खतरनाक तरीके से जीता या तो जीना नहीं चाहता है। जो पूछता भी है कि कैसे हम आपके जीने के चांसेस बढ़ा सकते हैं कि आप जिंदा वापस आ जाओ। कैप्टन कहता है कोई तरीका नहीं है, सब नसीब के ऊपर है। और कैप्टन कहता है देखो यार जिंदगी में मतलब क्या है, फन होना चाहिए।
और ये मैं पहली बार फन नहीं कर रहा। जैंग इस दौरान कहता है जब वो बंदा कूद जाता है उस तरफ तो कि जू से कि देखा है तुमने कभी की कंडेंसेशन के बंदे की आंखों में इतना पागलपन जो हर समय मरना चाहता हो। पर जू जानता था कि कैप्टन जो है ना की कंडेंसेशन लेवल का तो बंदा नहीं। और जू पूछता भी है कि क्या कॉफिन्स महंगा मिलते हैं क्या कैपिटल सिटी में। जैंग बोलता है कि नहीं टेंशन मतलब मैंने बना के रखा है इनके लिए पहले से। फिर याद आता है अरे नहीं 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 वो तो मैंने यूज कर दिया था तुम्हारे धर्मापोर्ट में, तो जाने के बाद हमें एक नया बनाना पड़ेगा। जू इसके बदले में कुछ नहीं कहता है। और इस दौरान जिस क्षेत्र से जहाँ से ये लोग घुसते थे ना वहां से किसी के आने की आवाज आती है और थोड़े समय में ना कुछ लोगों के चीखने उखने की भी आवाज आती है, कुछ बूम वगैरह की भी आवाज आती है, कुछ जहर की वजह से कुछ लोग ऐसा गल रहे हो वैसी भी आवाज आती है। अब देखो जू का कैसा था ना कि जब वो बस्ती में था तो अपने टीचर की काफी इज्जत करता था, अभी भी करता है। जैसे कि सर्जेंट हो गए, ग्रैंड मास्टर भाई हो गए। और कैप्टन के बारे में एक अलग चीज ये पसंद करता था, उसका क्रेजीनेस। जैसे कैप्टन क्या था अभी समुद्री क्षेत्र पे तरफ बढ़ रहा जो इनके फ्लैश के लिए। किसी को नहीं पता था कि कैप्टन का ट्रू लेवल क्या है कल्टीवेशन में। और जू कभी इन चीजों के बारे में पता करने की कोशिश भी नहीं करता है। जू बस मन में ये बोलता है उम्मीद है कैप्टन आप सफल हो जाओगे, क्योंकि अगरबत्ती के बराबर समय के लिए कैप्टन ने इसको 3 बिल्स दे दिए थे फाउंडेशन लेवल के। तो जू इस समय मेन जो एंट्रेंस था ना मंदिर क्षेत्र का उस तरफ बढ़ता जिधर से लोग आने वाले थे और भी ज्यादा जहर फेंक के मारता उस तरफ। इस बार जो जहर फेंक के मारता उसके कलर्स थे जैसे काले नीले हरे पीले। तो वहां पर मतलब जहर का एक बादल सा बन जाता है और अलग फटाके तो फूट ही रहे थे अगर कोई अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा था तो। लेकिन इस दौरान ना एक टेंटेकल्स जैसा रेशे के समान है जू की तरफ बहुत तेजी से पड़ता है और एक नहीं ऐसे 10-12 फिर पड़ते हैं बहुत तेजी से। जू पहले को तो डॉस कर लेता है और बाकी को ना ऐसा अपने डैगर से काटने लगता है और पीछे हटने लगता है। चारों तरफ खून फैलने लगा था। एक टेंटेकल को ने पकड़ के ऐसा खींच देता है भाई, और जब खींचता है ना तो मानो जमीन नीचे की फट जाती है और कोई तो बाहर निकल के आता है। खतरनाक जीव जैसा दिख रहा था। मुंह फाड़ते हुए जू की तरफ पड़ता है। जू को फर्क नहीं पड़ता, उसके पीछे में उसका जो ड्रॉट टीमन था वो प्रकट होता है। फिर ये पंच मारता है। सामने में जो बिस था ना जिसने एक वाटर बैरियर भी बना के रखा था, इसके पंच से तुरंत ही वो कोलैप्स कर जाता है। लेकिन ये जो युद्ध था अभी खत्म नहीं हुआ था। एक और टेंटेकल जू पकड़ के खींचता है तो वहां से भी एक बीस्ट निकलता है, फिर इसको पंच मारता है। जैंग देख रहा था बैटल और वो उसकी सांसें तेज चल रही थी कि जू उतना क्रेजी बंदा नहीं है कैप्टन के जैसा, लेकिन भाई खूंखार ये उनसे भी ज्यादा है शायद। जैंग भी ऐसा बैठा नहीं था चुपचाप, कुछ डबल इनकांटेशन टेक्निक यूज कर रहा था और बैटल में भाग ले रहा था। बाहर में और ऐसे इसके ट्रैप्स फटते जा रहे थे। जू का जहर भी काम कर रहा था। लेकिन कुछ ऐसा मरफॉक्स थे ना जो कि अचानक से गायब हो सकते और खतरनाक भी थे। लेकिन फिर भी देखो आप गायब हो या कुछ भी हो, जहर के बैरियर को पार करोगे तभी तो अंदर आओगे, तो उसका असर तो उन पे पड़ ही रहा था। फिर भी वो मंदिर क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। इनका भी जो टारगेट था ना जू वगैरह नहीं था, बल्कि वो जो स्टैचू था जिसमें कुछ चमड़ियाँ दिख रही थी ये भी उसी तरफ बढ़ना चाहते थे। मतलब उनका ये था कि ये जो चमड़ी से फ्लक्चुएशन आ रही है उसे रोकना है। जू लगातार बैटल कर रहा है। इस दौरान एक पावरफुल फ्लक्चुएशन ये फील करता है कि मानो कोई मंदिर क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा था और ये तुरंत चिल्लाता है जैंग को एल्डर ब्रदर बोल के कि आप स्टैचू लेके निकलो। जैंग तुरंत पीछे जाता है। मंदिर से पहले वो स्टैचू निकालता है और आगे बढ़ता है और जैसे बाहर निकलता है ना मंदिर कोलैप्स कर जाता है। एक हाथ के जैसा कुछ तो निकलता है। जू मतलब जैंग को ग्रैब तो नहीं कर पाता, पकड़ तो नहीं पाता और चारों तरफ ना ज़ॉम्बी के जहर जैसा कुछ तो फैलने लगता है। 300 मीटर का कोई तो जमीन फाड़ के बाहर निकलता है। कोई ज़ॉम्बी था, अकेला ज़ॉम्बी नहीं था, उसके शरीर पर बहुत सारे ऐसे ज़ॉम्बीज थे। अब जैंग क्या करता है स्टैचू फेंकता है जू की तरफ। जू स्टैचू पकड़ता है, डैगर लेफ्ट हैंड से यूज करता है सामने की चीजों को काटते फाड़ते आगे निकलने के लिए। अब जो वो ज़ॉम्बी था पहले वो बढ़ रहा था जैंग की तरफ, लेकिन अब स्टैचू क्योंकि जू के हाथ में था तो ये जू की तरफ चार्ज करता है। जू थोड़ी इसकी आंखें में सिकन आती है और बहुत तेजी से बढ़ता है। अब जैंग को भी मौका मिल जाता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी तो उसके पीछे था तो वो भी तेजी से आगे बढ़ता है। जब स्टैचू ये पकड़ता है ना तो एक चीज फील करता है कि जैंग और ये एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए हैं, वही रस्सी की तरह। यही टेक्निक यूज करता था ना जैंग, ताकि इसकी स्पीड बढ़ जाती थी। अगर जू भाग रहा है बहुत तेजी से तो रस्सी से कनेक्टेड है तो इसकी भी स्पीड बढ़ जाएगी। जैंग इस दौरान जू से पूछता है ये क्या मामला है। कैप्टन अंदर गए समुद्र क्षेत्र और इस स्टैचू की वजह से सी ज़ॉम्बीज मर फोक्स भी पागल हो रहे एकदम। जू जवाब नहीं देता है। इस दौरान स्टैचू फिर से जैंग को पकड़ा देता कि आप इससे पकड़ो। और जू के आंखों में किलिंग इंटेंट था। डैगर एकदम लेफ्ट हैंड से निकालता और राइट हैंड में सरिया ले चुका। पीछे में ड्रॉट डीमन प्रकट हो, जो बड़ा सा ज़ॉम्बी आ रहा था ना उसकी तरफ ये चढ़ाई कर देता है। जहर भी यूज करता है, मस्त मुक्के भी मारता है और डैगर और सरिया भी यूज कर रहा था। और लगातार इसकी चढ़ाई की वजह से अब जो बड़ा सा ज़ॉम्बी था जिसमें बहुत सारे सी ज़ॉम्बीज थे अलग अलग, वो गिरना शुरू हो जाते हैं और ये पीछे हटने लगते हैं। अब जू इसके बाद क्या करता है पानी के कुछ बूंद बनाता है जिसमें जहर तो मिक्स था ही ऑब्वियसली, और इस बड़े ज़ॉम्बी को ये ट्रैप करने लगता। अब पानी की ओर तो बना ही चुका था तो थर्मा बोर्ड भी निकाल, थर्मा बोर्ड में इसके गॉडलीनेस की हो रहा है तो उसे यूज करता है। और जब सीज मतलब वो गॉडलीनेस जिसमें कि किसी भी चीज़ को प्योरीफाई करने की हो रहा है, जैसे ही इस ज़ॉम्बी पे पड़ती है ना वो एक्सप्लोड कर जाता है। अब जू ज़्यादा गॉडलीनेस की हो रहा तो वेस्ट करना नहीं चाहता था।
इसको मारने के बाद जितने भी मरफ़ॉक्स आ रहे थे, अब उन्हें मारना शुरू कर दिया। देखो, पैट्रियार्च गोल्डन वज़रा अभी भी सो रहे थे उस सरिया के अंदर, लेकिन फिर भी क्योंकि वो इसके अंदर समा चुके हैं, अभी मतलब स्लीपिंग अवस्था में, फिर भी सरिया की ऑरा काफ़ी बढ़ चुकी थी। एक डेडलीस्ट वेपन बन चुका था वो। थोड़ी समय में ज़ू पूरा एरिया क्लियर कर देता है। धीरे-धीरे ना जो सरिया की ऑरा थी ना, वो बढ़ते जा रही थी, बेलफुल ऑरा। फाउंडेशन लेवल के करीब पहुँच रही थी, मानो वज़रा जो थे, गोल्डन वज़रा से के पैट्रियार्च, वो जागने वाले थे। ज़ैंग हैरान था, ज़ू को एकदम खून में सने हुए देखता और उसे लगता कि यार मैंने गलत जजमेंट सोचा ज़ू के बारे में, कि फेरोसिटी के मामले में ज़ू सेम लेवल पे है कैप्टन के, बराबर ही है, क्रेज़ी नहीं है तो भी। क्योंकि मारने में ज़ू क्या करता भाई, सीधा गला ही निकालता था ये। अगरबत्ती के बराबर का लगभग समय अब निकल चुका था। कैप्टन अभी भी वापस नहीं आए थे। ज़ैंग सैन के भी कंधे पर वो स्टैचू था। ज़ैंग को भी लग रहा था यार समय ज़्यादा निकल रहा है, कुछ और समय और गुज़र जाता है। और फिर ये कहता है ज़ू कि एल्डर ब्रदर अब समय निकल चुका, मुझे कुछ कहीं और जगह भी जाना है, तो आप ध्यान रखना। ज़ैंग को ये थोड़े ज़हर के डब्बे पकड़ा के जाता है, कैसे यूज़ करने बता देता है। उम्मीद करता है कि कैप्टन सुरक्षित होंगे, क्योंकि देखो इसको भी अपना भी कुछ काम था। अब जब थोड़ा दूर निकल जाता है तो स्पिरिट लैंप को निकालता है, अपनी परछाई के बीच में रखता है और डायरेक्शन कंफर्म कर पाता है, मतलब किस दिशा में इसे जाना है, और उसी तरफ ये बढ़ जाता है। 1 घंटे और बीत चुके थे और ये एक नॉर्मल टेंपल मंदिर के सामने रुकता है, क्योंकि लैंप ना इसी तरफ इशारा कर रहा था। देखता कि अकेले है, फिर भी कुछ जहर आसपास छिड़क देता है। फिर भी मंदिर के अंदर नहीं जाता, थोड़ा समय वेट कर। कुछ जब नहीं होता है ना, तब ये मंदिर के अंदर प्रवेश करता। मंदिर के अंदर देखो कुछ नहीं था, बस एक मूर्ति था। ये जॉइन का स्टैचू नहीं था, वो जो गॉडेस जॉइन है, बल्कि ये एक ओल्ड मरमैन का स्टैचू था। खतरनाक दिख रहे थे, गुस्से में नहीं दिख रहे थे, बट खतरनाक दिख रहे थे। रॉयल क्राउन पहना था इन्होंने अपने सर के ऊपर। ज़ू लैंप निकालता, लेकिन यहाँ पर कुछ होता नहीं है। लैंप को जला भी देता है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। थोड़ा देर सोचने के बाद लैंप को अपनी परछाई के बीच में रख देता है, और जैसे ही रखता है ना, लैंप का जो दिया जलता था, मतलब उसका कलर बदलने लगता है। पीला से ना हल्का हरा होने लगता है। एक दीवार की तरफ ये पड़ता है, क्योंकि दीवार का कलर भी बदल रहा था, जैसे जैसे स्लाइड का उस पे प्रभाव पड़ रहा था, और वॉल में फ्लक्चुएशन होता है, और एक ना चित्र जैसा बना रहता है ना, वैसा कुछ दिखता है। जहाँ पर ना मतलब चित्र में ऐसा दिख रहा था, एक बड़ा सा ऑल्टर है, बहुत सारी हड्डियां उस पे लटकी हुई। उस तरफ 3 लोग दिखाई देते हैं, 2 झुक के प्रणाम कर रहे थे तीसरे बंदे को, और जो एक झुक के प्रणाम कर रहा था ना, वो वही बंदा था जो यहाँ पर जिसकी मूर्ति थी, यानी कि क्राउन जो भी एंसेस्टर रहे होंगे। दूसरा जो झुक के प्रणाम कर रही थी, एक वुमन थी, जिसके बॉडी में बहुत सारे टेंटेकल्स दिख रहे थे। ये कोई और नहीं, वो जो गॉडेस ज्वाइन जिसको बोल लो, ये वो थी। अब जिसको ये दोनों झुक के प्रणाम कर रहे, उस बंदे के गले में ना 9 मुख वाला सांप था। बंदे ने ऐसा आर्मर पहना था जो काफी मैजिकल दिख रहा था। उस बंदे के हर एक कंधे पे ना मानो एक अलग दुनिया हो। सर के आसपास ना एक तलवार लहराता हुआ दिख रहा था, ऐसा तलवार जो कि स्वर्ग को, धरती को 2 भागों में काट सकता है। वो बंदा जिसको ये दोनों झुक के प्रणाम कर रहे थे, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो सच में एक गॉड के जैसा लग रहा था। अब जो सांप 9 प्रकार के सांप थे ना, मतलब 9 मुख वाला सांप, उसके एक सांप के मुख में एक लैंप चलता हुआ दिख रहा था। लैंप कैसा दिख रहा था कि अम्ब्रेला का जैसा दिख रहा था, उल्टा अम्ब्रेला जैसा हम लटकाते, स्पिरिट लैंप के जैसा, लेकिन स्पिरिट लैंप से अलग था। ऑथेंटिक दिख रहा था, ज्यादा बोल सकते हो, रियल दिख रहा था। ज़ू अचंभित था कि क्या ही तगड़ा वो मतलब लैंप चल रहा। और इस समय जो स्पिरिट लैंप जिसको ये पकड़ के रखा था ना, वो और इंटेंस और खतरनाक लाइट उसका जलने लगता है, और लाइट मानो उसके अब चेहरे पर आ रही थी। वो जो इमेज जो था, जो सामने चित्र बनी थी, उसकी लाइट। और ज़ू को लगता है कि पीछे हटना चाहिए, लेकिन उसके पास मानो समय नहीं था, और चीजें अचानक से गायब सी होने लगती है, क्लियर होने लगती है। ज़ू एक तगड़ा प्रेशर फील करता है, एक आवाज आती है मानो जो के कान को, ज़ू किंग के कान को हिला के रख देती। कान से उसके खून आने लगता, नाक से खून आने लगता, आंखों का भी बुरा हाल हो चुका था। ऐसा लग रहा था इसकी आंखें बंद हो जाएंगी, मतलब ये खोल नहीं पाएगा। फिर भी ये जो प्रेशर आ रहा था उसको झेलने की कोशिश करता है, जहर अपने आसपास छिड़क देता। सरिया भी निकाल चुका था, और वो सीलिंग मार्क भी जाता ना पैट्रियार्च का, मतलब सरिया के अगर पावर को यूज करना है स्पिरिट के साथ, वो टेक्निक भी रिलीज कर देता। और जब पैट्रियार्च जागता है ना, तो उसकी फट जाती है, वो भी चिल्लाने लगता है कि माय लॉर्ड, मुझे माफ करिएगा, हम कहाँ पर हैं? मैंने ऐसी बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी, आप मुझे यहाँ पर पनिश करना चाहते हैं ना? आप मेरी बात समझिए माय लॉर्ड, मैं आपको सच में अपना मालिक मान चुका हूँ। मैं सच में इस तलवार का स्पिरिट बन चुका हूँ। मैं आपके हर एक आदेश का पालन करूंगा। मुझे पता है मैंने आपसे एक बात छिपाई है। मैंने एक और स्टॉक पाइल छिपाया था कि अगर मैं गायब हो गया तो मैंने कुछ डाविस्ट को बोला था कि आप लोग मुझे कहाँ ढूंढ सकते हो, आप उन लोगों को भी मार सकते हो। सो बोलता है शांत बैठ, और अभी भी अपनी आंखें को नहीं खोल पा रहा। और पैट्रियार्च को पता था कि देखो यार, ज़ू कभी भी इसको मार सकता है, क्योंकि ज़ू आंखें नहीं खोल पा रहा, तो इसको बोलता है मुझे पता हम कहाँ पर है। पैट्रियार्च बोलता है माय लॉर्ड, हम किसी ऑल्टर के आसपास है, चारों तरफ हड्डियां बिखरी हुई हैं, मानो हड्डियों का समुद्र हो। सामने में हमारे एक सीढ़ी बनी हुई है, जो कि आगे में 2 चोटियों को जोड़ती है, और वहां पर एक सर्कुलर ऑल्टर है, काफी बड़ा है ये। सामने में 3 स्टैचूज दिख रहे हैं ऑल्टर के पास में। ज़ू पूछता है क्या वो एक साथ खड़े हैं, तो ये बताता है कि नहीं, एक खड़ा है, बाकी 2 झुक के प्रणाम कर रहे हैं। ज़ू बोलता है आगे बताओ। ये बताता है कि जो सामने खड़ा है, जिसको ये दोनों झुक के प्रणाम कर रहे हैं, वो सांप, मतलब वही पूरा सेम ब्यौरा देता है, और बोलता है माय लॉर्ड, हम हैं कहाँ पर?
ज़ू को समझ में आ जाता है वो कहाँ पर है। अब भाई डिडक्ट तो कर ही लेता है ना कि मतलब ये जो वर्ल्ड है ना, ये जो ऑल्टर की जो चित्र की, इमेज की, ये उसके अंदर प्रवेश कर चुका है। अब फिर से पैट्रियार्च को ये सील कर देते, चीज़ें धीरे-धीरे शांत हो जाती। जहाँ पर ये पहुँचा तो वो जगह भी धीरे-धीरे शांत होने लगता है। एक अगरबत्ती के बराबर मतलब आधे घंटे का समय निकल चुका था। अब क्योंकि इसकी बॉडी में वॉयलेट क्रिस्टल था, तो रिजेनरेशन पावर से ये फिर से हील हो जाता है। दर्द अभी भी फ़ील कर रहा था, लेकिन पहले जैसा नहीं था। थोड़ी मशक्कत लगती लेकिन अभी आँखें खोल लेता है। मंदिर ऐसा लग रहा था गुफ़ा के अंदर हो, ऐसा कुछ ये क्षेत्र था। सीढ़ियाँ देखो काफ़ी बड़ी-बड़ी। सामने देखता वो जो 9 हेडेड स्नेक था ना जिसके मुँह में एक एक साँप के मुँह में वो अम्ब्रेला लटका हुआ था, बेसिकली वो कुछ और नहीं था, लाइफ लैम्प था। तो देखो ज़ू के अपने कैलकुलेशन थे, उसको लगा था कि लाइफ लैंप हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन अब सामने से देख कर के तो पता चल गया था कि लाइफ लैंप है। कमेंट में बताना है भाई आप लोगों को कि लाइफ लैंप क्या होता है। कल मैं कोशिश करूँगा 15वाँ जो एपिसोड था वो डाल दूँ वापस से। अब कैप्टन ने जैसा बताया था लाइफ लैंप के बारे में तो इसे लगता नहीं ये चीज़ तो इसके पास होनी चाहिए। क्योंकि देखो कॉम्पिटिशन तुरंत खत्म हो जाएगा अगर किसी को पता चल गया कि यहाँ पर ऐसा चीज़ है। आपको पता है भाई 7 सेक्ट जो कोलिशन है जो कि रिवर्ड मेनलैंड में है, अब वो लोग भी चाहेंगे भाई ये चीज़ मिल जाए। इवन मरफॉक्स को नहीं पता होगा कि लाइफ लैंप यहाँ पर है। ज़ू को कैसे पता चला? उसके परछाई की वजह से। परछाई ने उसको यहाँ पर लेकर आया। बट फिर भी देखो यह भावनाओं में नहीं बहता है, मन को पहले शांत करता। होंठ-वोंठ पे जो खून लगा था कानों में पहले वो पूछता है। जो बैंगनी पदार्थ था, क्रिस्टल था, इसे हील कर रहा था। पहले से और बेहतर हो चुका था। थोड़ा और रेस्ट करता है कि पूरा रिकवर हो जाए और उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करता है। तो प्रेशर बढ़ते जाता है, खून उसके चेहरे से और बाहर आने लगता है। तो वहीं सीढ़ी पर बैठकर खुद को पहले हील करने लगता है। फिर हील करता था, फिर आगे बढ़ता था, फिर हील करता था, फिर आगे बढ़ता था। ये प्रक्रिया लगातार चलती। लाइट इतनी ज़्यादा चमक रही थी ना कि उसका परछाई दिख भी नहीं रहा था। सो पलट के पीछे क्योंकि परछाई पीछे दिख रही थी। बोलता तुम्हें लैंप पसंद है ना तो सो कहाँ रहे हो? सामने तो दिख ही रहा है ना। परछाई पर ही अपने काबू कर। परछाई आगे जाना नहीं चाहता था लेकिन ज़ू उसको आगे भेजता है। लेकिन जितना परछाई को ये आगे भेज रहा था, उसको कंट्रोल और बेहतरीन चाहिए था, ऊर्जा इसकी और लग रही थी। जैसे-जैसे स्टैच्यू के पास पहुँचता है ना, ज़ू का माइंड ना थोड़ा-सा डाइवर्ट होने लगता है। मतलब कंट्रोल नहीं था उतना, प्रेशर इसके माइंड पर ज़्यादा आ रहा। अब इसके पास एक ही ऑप्शन था कि वायलेट क्रिस्टल का पूरा पावर यूज़ कर जिससे थोड़ा लंबा ये टिक पाएगा अपने परछाई पर काबू करके। और फाइनली जो परछाई थी क्योंकि तीसरे सीढ़ी तक ही अभी तक ज़ू जा पाया था, तो परछाई इसकी स्टैच्यू के पास पहुँच जाती और लाइफ लैंप को लगभग छूने लगी थी। लेकिन ये उसका लिमिट था। परछाई इसकी ना मानो टूटने लगती। ज़ू कितना भी प्रयास करता वो आगे नहीं जा पा रही थी। परछाई मानो कम होने लगती, सिकुड़ने लगती। अब ज़ू को भरोसा नहीं था अपने परछाई पर, वो एक्टिंग भी करता था। ज़ू कहता अगर तुमने ये लैंप मुझे नहीं दिलवाया तो इस जगह से निकलने के बाद मैं तुम्हें 1000 गुना ज़्यादा सप्रेस करूँगा। तुम्हें ये लगेगा कि तुम्हें मर जाना चाहिए था। परछाई को समझ जाता है, परछाई आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बढ़ पा रहा था। इस बार वो एक्टिंग नहीं कर रहा था। ज़ू को भी लगता कि नहीं इसका लिमिट आ चुका है। अब ज़ू की आंखों में ना एक डिसीजन आता है कि नहीं अब तो कुछ करना पड़ेगा। एक टैलिस्मैन ट्रेजर निकालता, धर्मा बोट निकालता है, उसके डिफेंसेस को एक्टिवेट कर देता, धर्मा बोट पे चढ़ता है, अच्छे खासे स्पिरिचुअल स्टोन्स निकालता है, स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को एक्टिव कर देता है और धर्मा बोट को आगे भेजता है। धर्मा बोट जब एक कदम आगे बढ़ता है ना तीसरे से चौथे सीढ़ी की तरफ, तो इसकी परछाई भी क्योंकि ज़ू भी धर्मा बोट पे था तो आगे बढ़ जाता है और परछाई अब लैंप को छू पाती। लेकिन जैसे ये पूरा प्रक्रिया हो रहा था ना धर्मा बोट में फ्लक्चुएशन होता है और आगे का जो उसका हिस्सा था ना वो टूटने लगता है मानो। इतना तगड़ा प्रेशर था। धर्मा बोट पीछे आने लगता। धर्मा बोट का जो पहला लेयर का डिफेंस था वो पहले फूटता है, फिर दूसरा लेयर का। स्पिरिचुअल स्टोन्स वैसे भी पूरी तरह से खत्म हो चुके। उस वाला जो फॉर्मेशन का हिस्सा था वो भी टूटने लगता। अब जो गॉडलीनेस की ऑरा थी वो एक्टिव होती लेकिन वो भी इस ऑरा को नहीं झेल पाता। धर्मा पोर्ट जो था वो आधा टूट चुका और वो जो फोर्स था ना अब ज़ू की तरफ पड़ता। ज़ू जो कि बहुत सारे टैलिस्मैन यूज कर रहा था अपने को प्रोटेक्ट करने के, तो जो टैलिस्मैन पेपर जैसा दिखता ना पर्चे के जैसा वो भी खत्म होने लगते। ज़ू को फील होता ना एक पूरा पहाड़ मानो इसको दबा रहा हो। मुंह से एकदम खतरनाक खून की उल्टी करता है, इसकी हड्डियां ना ऐसे चरमराने लगती हैं, टूटने की आवाज आती। पूरा आसपास लाइट चमकने लगती है और जो मतलब जिसके अंदर चित्र के अंदर ये घुसा था दीवार के अंदर, वहां से मानो इसका धर्मापोट बाहर निकलने लगता। अभी भी ये खून की उल्टी कर रहा। हड्डियां तो इसकी लगभग टूट चुकी थी। छाती पर एक गहरा जख्म दिख रहा था। टोर्सो वाला एरिया भी मतलब फट चुका था, खून से ये सना हुआ। इतना गंदा ये कभी इंजर्ड नहीं हुआ लेकिन राइट हैंड में अभी भी कुछ तो ये कस के पकड़ा हुआ था क्योंकि लाइफ लैंप तो इसकी परछाई ने खींच लिया था। ज़ू का यही था कि ये बेहोश नहीं हो सकता। चीफ को जबरदस्त काटता है दांत से ताकि मतलब इसकी आंखें खुली रहे। पिल्स निकालता और खाता नहीं है भाई, डायरेक्टली अपने जख्म पे लगा लेता। आसपास पहले जहरीले जो इसके पाउडर थे वो छिड़क देता कि कोई बीच में है तो उसको काउंटर कर पाएगा। लाइफ लैम्प को देखता भी नहीं है। पैट्रियार्च का जो वो पर्ल वाला था ना जिसमें बैग ऑफ फोल्डिंग है जो भी बोल लो, उसमें इसे रख लेता है। मतलब पर्ल के अंदर पहले इस लैम्प को रखता है और पर्ल को रख लेता है अपने बैग के अंदर। फिर भी इसे लगता है कि यार ये सेफ रहेगा, इस बैग को दूसरे एक बैग में भर लेता ताकि ऑरा मतलब बाहर ना निकल सके। अब इसका धर्माबोट में बस एक ही लेयर का गॉडलीनेस ऑरा बचा था, तो गॉडलीनेस ऑरा को यूज कर लेता है अपने इस बैग पर ताकि एक और लेयर बन जाए। अब बहुत वीक हो चुका था, फिर से खून की उल्टी करता है, ऐसा लग रहा था मरने वाला है लेकिन वॉयलेट क्रिस्टल चमक रहा था, इसकी बॉडी को हील कर रहा था। बस खुद को ये जिंदा रखा हुआ था, आंखें खोले हुए था।
वेट कर रहा था कि धीरे-धीरे क्रिस्टल इसको हील करता जाए। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट एकेए मुसाफिर विदा लेता हूँ।